गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अशरफ मेवाती, इतिहास प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांधीग्राम घासेड़ा, जिला नूंह, मेवात, एजुसेट कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 11वीं कक्षा के इतिहास विषय के 11वें अध्याय आधुनिकीकरण के रास्ते के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के अध्ययन के उद्देश्य हैं 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक व 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चीन की स्थिति के बारे में जानना। दूसरा उद्देश्य है 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों व 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जापान की स्थिति का अध्ययन करना। अगला उद्देश्य है चीनी साम्राज्य के विघटन व जापानी उपनिवेशवाद का अध्ययन करना। चौथा उद्देश्य है चीन की जलवायु का अध्ययन करना तथा चीन के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का अध्ययन करना। पांचवा उद्देश्य है चीन के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के भोजन तथा कृषि उत्पादों का अध्ययन करना। छठा उद्देश्य जापान की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना। सातवां उद्देश्य है जापान में मेइजी पुनर्स्थापना, आधुनिकरण व आक्रामक राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन करना। आठवां एवं अंतिम उद्देश्य पश्चिमीकरण व परंपरा, आधुनिकता पर विजय, द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बावजूद जापान द्वारा पुनः एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चीन के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था और एक बहुत लंबी परंपरा के वारिस छिंग राजवंश की सत्ता अक्षुण्ण अर्थात न समाप्त होने वाली लगती थी, परंतु चीन के ही पूर्व में एक छोटे से द्वीपीय देश जापान ने चीन के इस भ्रम को समाप्त कर दिया। अब हम चीन की जलवायु, चीन के जातीय समूह, चीन में बोली जाने वाली भाषाएं तथा चीन के लोगों द्वारा किए जाने वाले भोजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चीन एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है जिसमें अनेक प्रकार की भौतिक विविधता पाई जाती है। परिणाम स्वरूप चीन में कई तरह के जलवायु क्षेत्र हैं। चीन के पूर्वी मैदान व दक्षिणी तटीय प्रदेश में उपजाऊ तराई व तलहटी है तथा यांगत्से नदी के दक्षिण का क्षेत्र पहाड़ी व पर्वतीय है। चीन के पश्चिम व उत्तर में डूबे हुए बेसिन, रोलिंग पठार और संसार के सबसे ऊंचे टेबल लैंड तथा तिब्बती पठार हैं जिनकी उपजाऊ शक्ति बहुत ही कम है। चीन की प्रमुख नदियों में पीली नदी, जिसे हुआंग हुए नदी भी कहा जाता है, तथा पर्ल नदी शामिल हैं। चीन संसार का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश है जिसकी आबादी 1 अरब 30 करोड़ के लगभग है और चीन में 56 जातियां निवास करती हैं। मुख्य जातियों में हान जाति, मंगोल जाति, ह्वे जाति, तिब्बती जाति, उइगर जाति, म्याओ जाति, यी जाति, ज्वांग जाति, बुई जाति, कोरियाई जाति सहित विभिन्न जातियां सम्मिलित हैं और बहुत सी ऐसी जातियां भी हैं जिनकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। चीन की प्रमुख भाषा चीनी अर्थात पोतोंग हुआ है, लेकिन चीनी के अलावा उइघुर, हुई, मांचू, तिब्बती, मंगोलियाई, झुआंग, कैंटनीज जो कैंटन क्षेत्र के लोगों की भाषा है तथा उए और संघानीज जो संघाई शहर की बोली है सहित 299 रजिस्टर्ड भाषाएं हैं। चीन के लोगों का मुख्य भोजन दक्षिण का कैंटोनी, डिमसम, दिल को छूने वाला बेहतरीन डिश, उत्तर क्षेत्र में गेहूं तथा पूर्वी क्षेत्र में चावल मुख्य भोजन हैं। इनके अलावा चीन में जीवित घोंगा ओयस्टर के नाम से तथा जीवित झींगा जिसे जुई सिया कहा जाता है परोसे जाते हैं।
जापान एक द्वीपीय देश है। जापान में 4 मुख्य द्वीप होन्शु, शिकाकू, क्यूशू और होकाइडो हैं। दक्षिण में ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला है। मुख्य द्वीपों की 50% जमीन पहाड़ी है। जापान एक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है। भूकंपों ने वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को बहुत प्रभावित किया है, जिससे न केवल वहाँ की वास्तुकला प्रभावित हुई है, बल्कि वहाँ के लोगों का जनजीवन भी प्रभावित होता रहता है। ज्वालामुखी जापान में कभी भी देखे जा सकते हैं, जिनसे लगातार लावा निकलता रहता है। जापान के लोगों का मुख्य भोजन चावल है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत मछली है। जापान की कच्ची मछली साशिमी या सुशी पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, जो सेहत के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है, अतः लोगों का मुख्य भोजन चावल एवं मछली है। जापान की राजनीतिक व्यवस्था में तोकुगावा वंश, शोगुन पद और दैम्यो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समुराई वर्ग, शहरों के उदय, छपाई का विस्तार और आर्थिक समृद्धि का भी जापान की राजनीतिक व्यवस्था में बहुत बड़ा दखल रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, 1192 ईस्वी से लेकर के 1867 ईस्वी तक जापान में सम्राट के पद पर बैठने वाले व्यक्तियों को शोगुन कहा जाता था। 1603 ईस्वी से लेकर के 1867 ईस्वी तक शोगुन के पद पर तोकुगावा वंश के लोग रहे। यह जापान की अंतिम सैन्यवादी सामंती सरकार थी और ये शोगुन एडो महल से शासन को चलाते थे। जापान में आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि इसी काल में तैयार हुई। तोकुगावा योशिनोबु अंतिम शोगुन था। प्रिय विद्यार्थियों, शोगुन शब्द का शाब्दिक अर्थ है बर्बरों का दमन करने वाला सेनापति। यह उपाधि सम्राट द्वारा शक्तिशाली दैम्यों को दी जाती थी। तोकुगावा वंश के लोग शोगुन पद पर शासन करते थे और उनके शासन को जापानी में बकुफु अर्थात दफ्तर या सरकार कहा जाता था, जिसको अंग्रेजी में शोगुनत कहते हैं। तोकुगावा काल में जापान का शासन 250 भागों में बटा हुआ था, जिन पर शासन करने वालों को दैम्यो कहा जाता था, जो शोगुन के नियंत्रण में काम करते थे और शोगुन उन पर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें अधिकतर समय राजधानी एदो में रहने का आदेश देते थे, ताकि वे उनके लिए खतरा ना बन सकें। जापान में योद्धा वर्ग को समुराई वर्ग कहा जाता था, जो दैम्यों और शोगुनों की सेवा में काम करते थे, और ये शासन करने वाले कुलीन वर्गों का समूह था जो सम्राट के प्रति वफादार रहता था। तोकुगावा काल में जापान में शहरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। एदो, जो शोगुन की राजधानी था, जिसे टोक्यो भी कहा जाता है, उस समय संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला बड़ा शहर था। इसके अलावा ओसाका और क्योतो प्रमुख शहर थे। इनके अतिरिक्त 6 शहर ऐसे थे जिनकी जनसंख्या 50,000 से ऊपर थी। जैसा कि पहले बताया गया है, जापान में आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि तोकुगावा काल में शुरू हो गई थी और छपाई में तेजी से विस्तार हो रहा था। छपाई लकड़ी के ब्लॉकों द्वारा की जाती थी और जापानी लोग यूरोप की छपाई को पसंद नहीं करते थे। लेखन कार्य तेजी से बढ़ रहा था और लेखक लेखन कार्य से अपना गुजारा कर रहे थे। एदो में नूडल की कटोरी में किताब किराए पर पढ़ने को मिल जाती थी, जिसे लोग किराए पर लेकर पढ़ते थे। इससे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विस्तार हुआ। तोकुगावा काल में जापान में आर्थिक क्षेत्र में विशेष वृद्धि हुई। वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। वित्त एवं ऋण प्रणाली शुरू हुई। कर निर्धारण हेतु जमीन का सर्वेक्षण करके उत्पादकता के आधार पर वर्गीकरण किया गया, ताकि राजस्व को स्थायी आधार बनाया जा सके और आर्थिक क्षेत्र में विशेष वृद्धि हो सके। 1868 ईस्वी में तोकुगावा वंश के प्रति लोगों में गुस्सा फूट रहा था, क्योंकि शोगुन ने सामंतों को कोई अधिकार नहीं दे रखे थे और वह उन्हें एदो में रहने के लिए बाध्य करता था। एदो छोड़ने पर उनके
बच्चों को तथा स्त्री को बंधक के रूप में वहाँ पर रखता था। अतः लोगों ने 1868 में एक आंदोलन द्वारा जबरदस्ती शोगुन को हटाकर सम्राट मेईजी को एदो ले आए तथा एदो को, जिसे तोक्यो भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पूर्वी राजधानी, को राजधानी बनाकर सम्राट को पद पर बैठा दिया। सम्राट द्वारा 1870 के दशक से नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण शुरू किया गया। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया और 1910 तक तकरीबन ऐसी स्थिति आ गई कि स्कूल जाने से कोई भी वंचित न रहा। पढ़ाई की फीस बहुत कम थी। शुरू में पाठ्यचर्या पश्चिमी नमूनों पर आधारित थी, लेकिन 1870 के दशक के आते आते आधुनिक विचारों पर जोर देने के साथ साथ राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। शिक्षा मंत्रालय पाठ्यचर्या पर, किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखता था। जिससे नैतिक संस्कृति का विषय कहा गया, उसे पढ़ना जरूरी था और किताबों में माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी। 1853 ईस्वी में अमेरिका ने कॉमोडोर मैथ्यू पेरी को जापानी सरकार से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजदूत के रूप में भेजा, जिसमें जापान ने अमेरिका के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध बनाए। जापान ने अगले साल ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान चीन के रास्ते में पड़ता था और अमेरिका चीन में एक बड़ा बाजार देखता था। इसके अलावा अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने बेड़ों के लिए ईंधन लेने के लिए जगह भी चाहिए थी और उस समय केवल एक ही पश्चिमी देश हॉलैंड वह जापान के साथ व्यापार करता था। पेरी के आगमन ने जापानी राजनीति पर महत्वपूर्ण असर डाला, जिससे सम्राट की अचानक अहमियत बढ़ गई। 1853 ईस्वी में अमेरिका ने कोमोडोर मैथ्यू पेरी को राजदूत बनाकर जापानी सरकार के पास एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भेजा, जिससे जापान ने अमेरिका के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध बनाए। जापान ने अगले साल ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान चीन के रास्ते में था। अमेरिका चीन में एक बड़ा बाजार देखता था और प्रशांत महासागर में उसे अपने बेड़ों के लिए ईंधन के लिए जगह चाहिए थी। उस समय केवल एक ही पश्चिमी देश हॉलैंड जापान के साथ व्यापार करता था और जापान का चीन के साथ भी व्यापारिक संबंध था। इसलिए जापान का जो पृथक्कीकरण का मामला है वो एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि जापान कोमोडोर मैथ्यू पेरी के आने से पहले भी अन्य देशों के साथ जुड़ा हुआ था। पेरी के आगमन ने जापानी राजनीति पर महत्वपूर्ण असर डाला। मैथ्यू पेरी के जहाज, जो लकड़ी के ब्लॉक से बना हुआ था, उसे देखकर जापानी लोगों ने उन्हें काले जहाज की संज्ञा दी, जिसके लकड़ी के जोड़ों को कोल तार से सीलबंद किया हुआ था। इस कार्टून में विदेशियों को अजीबोगरीब आदतों के साथ दर्शाया गया है। मेईजी का शाब्दिक अर्थ है सेवा करना। 1868 ईस्वी में तोकुगावा वंश के विरुद्ध आंदोलन करके सामंतों ने सम्राट को एदो ला करके पुनः सम्राट व्यवस्था शुरू कर दी और सम्राट व्यवस्था से जापानी विद्वानों का अभिप्राय है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें सम्राट नौकरशाही और सेना इकट्ठे सत्ता चलाते थे, नौकरशाह व सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। यह अपने आप में एक बहुत अच्छी शुरुआत थी और सम्राट को सीधे सूर्य देवी का वंशज माना गया, लेकिन साथ ही उसे पश्चिमीकरण का नेता भी बनाया गया। मेईजी पुनर्स्थापना में सम्राट का कद बेहद बढ़ गया। उसे सीधे सूर्य देवी का वंशज के साथ साथ पश्चिमीकरण का नेता भी माना गया और सम्राट का जन्मदिन राष्ट्रीय छुट्टी का दिन बन गया और पश्चिमी अंदाज के सैनिक कपड़े पहनने लगा तथा उसके नाम से आधुनिक संस्थाएं स्थापित करने के अधिनियम जारी किए जाने लगे। 1890 की शिक्षा संबंधी राजाज्ञा ने लोगों को पढ़ने, जनता के सार्वजनिक एवं साझे हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। सरकार ने फुकोकू क्योहे, समृद्ध देश व मजबूत सेना के नारे के साथ अपनी नई नीति का ऐलान किया। उन्होंने यह समझ लिया कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था का विकास और मजबूत सेना का निर्माण करने की ज़रूरत है, अन्यथा उन्हें भी भारत की तरह पराधीनता का सामना करना पड़ सकता है। और यही वजह थी कि जापान किसी का उपनिवेश नहीं बन पाया, बल्कि उसने चीन
जैसे बड़े राष्ट्र को अपना उपनिवेश बना लिया। इस कार्य के लिए उन्हें जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करने और प्रजा को नागरिकों की श्रेणी में बदलने की जरूरत महसूस हुई। साथ ही नई सरकार ने सम्राट व्यवस्था के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। सम्राट व्यवस्था में जापानी विद्वानों का कहना है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें नौकरशाही और सेना सम्राट के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी थे। राजतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए कुछ अधिकारियों को यूरोप भेजा गया। मेइजी सुधारों का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था। धन इकट्ठा करने के लिए कृषि पर कर लगाया गया। 1870 और 1872 ईस्वी के बीच राजधानी टोक्यो व बंदरगाह शहर योकोहामा के बीच रेल लाइन बिछाई गई ताकि यूरोप से आयातित वस्त्र की मशीनों को देश के अंदरूनी हिस्सों में भेजा जा सके। 1872 ईस्वी में बैंकिंग व्यवस्था शुरू की गई, जिसके तहत मित्सुबिशी जैसी कंपनियों को सब्सिडी और करों में छूट देकर के जहाज बनवाने में मदद मिली। इसी दौरान जापान की जनसंख्या में अत्यंत वृद्धि हुई। जहां 1872 में जनसंख्या 3.5 करोड़ थी, वो 1920 ईस्वी में बढ़कर 5.5 करोड़ हो गई और जापान ने जनसंख्या प्रवास के लिए बेहद प्रयास किए। होकाइदो टापू पर लोगों को बसाने के लिए भेजा गया। साथ ही शहरीकरण में अत्यंत वृद्धि हुई। टोक्यो जापान की राजधानी, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर था। वहीं लोगों को आवास बनाने के लिए सरकार ने मकान बनाने की कोशिश की। प्रिय विद्यार्थियों, जापान एक बहुत छोटा देश है, परंतु फिर भी 19वीं शताब्दी के आते आते जापान अपनी मेहनत के बल पर प्रमुख औद्योगिक देशों में शामिल हो गया। जापान की औद्योगिक नीति पूंजीवाद पर आधारित थी। 1909 ईस्वी में जापान में ऐसे कारखानों की संख्या 1000 थी जिनमें लगभग 100 से अधिक मजदूर काम करते थे। 1920 ईस्वी तक यह संख्या बढ़कर 2000 हो गई और 1930 के दशक में इन कारखानों ने 4000 के आंकड़े को पार कर लिया। हालांकि 1940 ईस्वी में 5,50,000 कारखाने ऐसे भी थे जहां 5 या 5 से कम मजदूर कार्य करते थे। इस दौरान मजदूरों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही थी, परंतु मजदूरों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले में अधिक थी। 1886 ईस्वी में महिलाओं ने ही पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन किया था। 1930 ईस्वी में पुरुष मजदूरों की संख्या महिलाओं से ज़्यादा हो गई। इसी दौरान औद्योगिक क्षेत्र में अनियंत्रित विकास एवं लकड़ी की अत्यधिक मांग से पर्यावरण का विनाश हो रहा था। इसको देखते हुए संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य तनाको सोजो ने 1897 ईस्वी में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन छेड़ा, जिसमें 800 गांव वासियों ने उनका साथ दिया और सरकार को मजबूर होकर कार्रवाई करनी पड़ी। प्रिय बच्चों, जापान की साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम जापान ने कोरिया पर अपना अधिकार जमाना चाहा, जिसके कारण 1894 ईस्वी में कोरिया के मुद्दे पर चीन के साथ उसका युद्ध छिड़ गया। जापान की आधुनिक सेना के सामने चीन की हार हो गई और चीन को शिमोनोस्की की अपमानजनक संधि पर 1895 ईस्वी में हस्ताक्षर करने पड़े। इसी बीच कुछ समय पश्चात 1902 ईस्वी में इंग्लैंड और जापान के बीच में समानता के आधार पर एक सैनिक समझौता हुआ, जिसमें जापान को एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का दर्जा दिया गया। साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत जापान ने रूस पर हमला कर दिया और 1904-05 ईस्वी में रूसी सेना की हार हुई, जिसने जापान की सैन्य शक्ति को विश्व के समक्ष एक मजबूती प्रदान की। 1914 ईस्वी में जापान ने चीन के जर्मनी प्रभाव वाले क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया तथा प्रशांत महासागर क्षेत्र में भी जर्मनी के अड्डों पर कब्जा जमा लिया तथा चीन के समक्ष अपनी 21 मांगें रखी। इन मांगों का मुख्य उद्देश्य चीन को पूरी तरह
जापानी प्रभुत्व में लाना था और चीन में जापानी सेना तथा पुलिस को भेजने का अधिकार प्राप्त करना था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात पेरिस में शांति सम्मेलन बुलाया गया। इस शांति सम्मेलन में स्थापित काउंसिल में 10 सदस्यों में से 2 सदस्य जापान के थे, जो इस बात का प्रमाण थे कि जापान की गणना संसार के प्रमुख देशों में की गई थी। आक्रामक राष्ट्रवाद। जापान में सैन्यवादी विचारधारा मेइजी पुनर्स्थापन के साथ ही शुरू होने लगी थी, परंतु 1931 ईस्वी में निर्वाचित सरकार को हटा करके सत्ता एक राष्ट्रीय एकता मंत्री परिषद के हाथों में सौंप दी गई। इस प्रकार जापान में आक्रामक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। देशभक्तों की ऐसी संस्थाएं बनी जो युद्ध का समर्थन करती थी। असहमति प्रकट करने वालों पर जुल्म ढाए जाते थे और उन्हें जेल भेजा गया था। जापान की विस्तारवाद नीति के अंतर्गत सबसे पहले जापान ने मंचूरिया पर 1931 ईस्वी में आक्रमण किया। जापान की इस कार्रवाई के खिलाफ चीन ने राष्ट्र संघ में अपील की। राष्ट्र संघ ने इस समस्या के समाधान के लिए कुछ सुझाव दिए, परंतु जापान ने इन सुझावों को मानने की बजाय 1933 ईस्वी में राष्ट्र संघ की सदस्यता ही त्याग दी। 1936-37 ईस्वी में जापान ने जर्मनी और इटली के साथ रूस के विरुद्ध समझौता किया। इससे रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी स्थापित हो गई। जापान ने 1937 में चीन पर आक्रमण करके नैनकिंग पर अधिकार कर लिया और 1938 ईस्वी में चीन की नई राजधानी हैंको पर भी कब्जा जमा लिया। दिसंबर 1940 में वह धुरी राष्ट्रों के साथ दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया। सबसे पहले जापान ने 7 दिसंबर 1940 को पर्ल हार्बर के अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर हमला किया। उसके बाद 1942 ईस्वी में फिलीपाइन पर अधिकार करके पूर्वी एशिया क्षेत्र में मलाया, बर्मा तथा इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि जापान की सेनाएं भारत की सीमा तक भी पहुँच गई थी। परंतु 1945 में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए जाने के पश्चात ही जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। जापान के यूरोपीय तथा पश्चिमी देशों के साथ संबंधों पर बुद्धिजीवियों के अलग अलग विचार थे। फुकुजावा युकिची के अनुसार अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश सभ्यता की ऊंचाइयों पर थे, जहां जापान पहुंचने की आकांक्षा रखता था। मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक फुकुजावा युकिची का कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यानी जापान को एशियाई लक्षण छोड़कर पश्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए। उन्होंने अपनी किताब ज्ञान के लिए प्रोत्साहन गाकुनोन नो सुसुमे में जापानी ज्ञान की कड़ी आलोचना की। जापान के पास प्राकृतिक दृश्यों के अलावा गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आधुनिक कारखानों व संस्थाओं के अलावा पश्चिम के सांस्कृतिक सार तत्व को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए और जो सभ्यता की आत्मा है उसके जरिए एक नया नागरिक बनाया जा सकेगा। इनका सिद्धांत था कि स्वर्ग ने इंसान को इंसान के ऊपर नहीं बनाया और न ही इंसान को इंसान के नीचे। दर्शन शास्त्री मियाके सेत्सुरे ने तर्क पेश किया कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए। अपने देश के लिए समर्पण अपने आप को विश्व के लिए समर्पित करना है। वे चाहते थे कि जापान अपना आधार सेना की बजाय लोकतंत्र को बनाए। संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले जनवादी अधिकारों के आंदोलन के नेता उएकी एमोरी फ्रांसीसी क्रांति में मानवों के प्राकृतिक अधिकार और जनप्रभुसत्ता के सिद्धांतों के प्रशंसक थे। वे उदारवादी शिक्षा के पक्ष में थे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो सके। व्यवस्था से ज़्यादा कीमती चीज़ है आज़ादी। कुछ लोगों ने तो महिलाओं के मताधिकार की भी मांग की। अतः सरकार ने इस दबाव को स्वीकार करके संविधान की घोषणा कर दी। रोज़मर्रा की जिंदगी। जापान में पैतृक परिवार व्यवस्था थी, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों पर मुखिया का नियंत्रण था। जैसे जैसे लोग समृद्ध होने लगे तो परिवार के बारे में उनके विचार बदलने लगे।
नए घर को जापानी लोग होमू कहते थे। होमू अंग्रेजी के शब्द होम से बना है। होमू का संबंध मूल परिवार से था, जहां पति और पत्नी मिलकर रहते थे। पारिवारिक जीवन की इस नई समझ ने नई तरह के घरेलू उत्पादों, नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन तथा नए प्रकार के घरों की मांग पैदा की। 1920 ईस्वी में कंपनियों ने 200 येन भुगतान के बाद लगातार 10 वर्ष के लिए 12 येन महीनेवार की किस्तों पर सस्ते मकान लोगों के लिए उपलब्ध कराए, जबकि उस समय बैंक कर्मचारियों की तनख्वाह सिर्फ 40 येन प्रति माह थी। इसी समय नए मध्य वर्ग के परिवारों ने आवागमन व मनोरंजन के लिए नए तरीकों को अपनाया। शहरों में बिजली के ट्रामों के कारण परिवहन सुविधा बेहतर हो गई। मोगा शब्द, जो आधुनिक लड़की के लिए प्रयोग होता था, लिंग भेदभाव की समाप्ति की ओर संकेत करता है। महिलाएं कार इत्यादि में एक साथ सैर सपाटे पर जाने लगी थी। 1925 ईस्वी में पहला रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ था, जिससे नई संस्कृति और नए रीति रिवाज पनपने लगे थे। 1940 के दशक में जापान ने चीन सहित अनेक देशों पर कब्जा करने की कार्रवाई की। आखिरकार उसने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर भी हमला कर दिया, जिसके कारण वह दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया। उस समय राष्ट्रवादियों की ऐसी संस्था बनी जो युद्ध का समर्थन करती थी और युद्ध से असहमति प्रकट करने वालों पर जुल्म ढाने का प्रयास करती थी। 43 ईस्वी में आधुनिकता पर विजय नामक एक संगोष्ठी हुई, जिसमें यह विचार किया गया कि आधुनिक रहते हुए जापान पश्चिम पर विजय किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। दर्शन शास्त्री निशितानी केजी ने कहा कि जापान की नैतिक ऊर्जा ने उसे एक उपनिवेश बनने से बचा लिया और जापान का फर्ज बनता है कि एक नई विश्व पद्धति, एक विशाल पूर्वी एशिया के निर्माण का काम करे। इसके लिए नई सोच की जरूरत, जो विज्ञान और धर्म को आपस में जोड़ सके। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर उनको राख के ढेर में बदल दिया था। जापान पूरी तरह से तबाह हो गया था और ऐसा भविष्य में दिखाई नहीं देता था कि जापान कभी भी इस हानि से उभर पाएगा। परंतु जापान के लोगों की कड़ी मेहनत से जापान पुनः एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी करने में सफल रहा। हालांकि अमेरिका ने जापान का विसैन्यकरण कर दिया था और वहां एक नया संविधान लागू किया था, जिसमें पहली बार महिलाओं को मतदान का अवसर मिला था। जापान के तीव्र गति से प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ने का जो मुख्य कारण था, उसका कारण यह था कि अमेरिका ने जापान के औद्योगिक विकास को समर्थन दिया था। जापान इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बना रहा था, जो संसार में सस्ते दामों पर भेजा जा रहा था और यह जापान के विकास के लिए बेहतर सिद्ध हुआ। 1964 में जापान में बुलेट ट्रेन, जिसे जापानी भाषा में शिंकानसेन कहा जाता है, बिछनी शुरू हो गई और उस समय इन ट्रेनों की रफ्तार 200 मील प्रति घंटे थी और संसार की सबसे तेज दौड़ने वाली रेलगाड़ी थी। वर्तमान समय में बुलेट ट्रेन की रफ्तार 300 मील प्रति घंटा है। जापान के औद्योगिक और आर्थिक विकास का एक सबूत यह भी है कि जापान ने 1964 ईस्वी में टोक्यो में ओलंपिक खेलों का सफल आयोजन किया। औद्योगिक विकास के साथ जापान में पर्यावरण संबंधी समस्या पैदा होने लगी। 1960 के दशक में मिनमाता में पारे का जहर बढ़ने लगा और अर्गजी नामक जहर तेजी से फैलने लगा, जिससे मनुष्यों का स्वास्थ्य खराब होने लगा। इस संकट से छुटकारा पाने के लिए नागरिक समाज आंदोलन सामने आया, जिसके दबाव में सरकार को नए कानून बनाने पड़े और इन नियमों को सख्ती के साथ लागू किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान ने जिस तेजी के साथ विश्व में आर्थिक तरक्की की, उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा जाता है। प्रिय बच्चों, अब आपको इस वीडियो को कई बार देखने के बाद गृह कार्य के तौर पर अग्र लिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं।
पहला प्रश्न है, जापान के तोकुगावा काल की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 2, मेइजी पुनर्स्थापना का क्या अर्थ है और जापान में इससे क्या परिवर्तन आए। तीसरा प्रश्न है, जापान के आर्थिक व औद्योगिक विकास पर अपने विचार प्रकट कीजिए। प्रश्न नंबर 4, जापान की साम्राज्यवादी नीति का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 6, जापानी आक्रामक राष्ट्रवाद क्या था, इस काल की मुख्य घटनाएं कौन कौन सी थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में किस प्रकार उभरा। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो का अध्ययन करने के पश्चात इन प्रश्नों के उत्तर ठीक ढंग से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।